बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़रीन, इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी की जमानत की दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया है, जबकि पीटीआई का इंतखाबी निशान बल्ला मिलेगा या नहीं, सुप्रीम कोर्ट में अहम केस की समाअत कल होगी। पीटीआई की अपील की सुनवाई के लिए बेंच भी तश्कील दे दिया गया है। नायब एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब और उनके खानदान के खिलाफ शरीफ ट्रस्ट केस में तहकीकात बंद करने की मंजूरी दे दी है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम को डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, कल जो है पीटीआई को इंतखाबी निशान बल्ला मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में अहम केस की समाअत है। क्या असरात जो है मुरतब हो सकते हैं पीटीआई की कैंपेन पे? देखिए, ये तो काफ़ी मसाइल हैं तहरीक इंसाफ के लिए। और एक तो सबसे बड़ा, जो मैं फिर वही बात दोहरा रहा हूँ कि 9 मई का जो वाक़या है वो सबसे बड़ा एक इशू है तहरीक इंसाफ की क़यादत के लिए। और आज जो है वो उसमें उनकी नामजदगी भी हो गई और साथ ही तहकीकात के लिए कल गालिबन बहुत सारी टीम्स जो हैं पुलिस की वो भी उनसे तहकीकात शुरू करेंगे। तो ये एक अहम इस वक्त अहम तरीन इशू है जिससे तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं उनको वो दरपेश है। दूसरी जो बात है वो ये है कि आज से ज़िंदगी रही और हालात अल्लाह करे मुल्क के ठीक हो जाएं और सिक्योरिटी वगैरह के जो कंसर्न्स हैं, आज भी बन्नू में वाक़या पेश आया है, बाकी जगहों पे। लेकिन यह है कि ठीक 1 माह के बाद जो है आज ये वाज़े हो चुका होगा 9 तारीख को कि 9 फरवरी को कि कौन सी पार्टी अक्सरियत लेकर आई है और उसको सदर आरिफ अलवी साहब जो हैं ठीक 1 महीने के बाद उससे कह दिया होगा उन्होंने कि आप हुकूमत बनाएं। अगर तो 2/3 अक्सरियत आ गई नवाज शरीफ साहब की तो ठीक है, अगर उनकी जो है वो सादा अक्सरियत आ गई तो भी ठीक है, और अगर सादा अक्सरियत नहीं आई नवाज शरीफ साहब की तो फिर वो इत्तेहादी वगैरह जो हैं उनसे बात करेंगे या पहले बात हो चुकी होगी। और अब इसमें जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो भी कह रहे हैं कि मैं भी उम्मीदवार हूँ और मैं किसी सूरत यहाँ पे जो है वो जो लोग इतनी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बने हैं वो दोबारा ना बने। तो क्या जो है ये नवाज शरीफ साहब, और क्योंकि मैं ये बात पहले दिन से सोच रहा हूँ कि लीडर ऑफ द अपोजिशन कौन होगा, तो इसमें तो यानी अगर फ़र्ज़ करें कि नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म होते हैं जो कि एक हमें नज़र, तो फिर बिलावल जो हैं वो क्या लीडर ऑफ द अपोजिशन, मतलब कैसे उसकी डायनामिक्स फिर क्या होंगी सिंध से, केपी से, और वो अभी कल के बाद यानी बस ये अगले 2 या 3 दिन में वो हतमी फहरिस्तें सामने आ जाएंगी। फिर उसके बाद ये यकीनन मुलाकातें होंगी और सबबंदियाँ होंगी, तो हमें पता चलेगा कि एक आइडिया होगा कि किसके मुकाबले पे कौन है, क्योंकि इसमें फिर जरदारी साहब कहाँ हैं, मतलब नवाज शरीफ के मद्दे मुकाबले तो फिर आसिफ जरदारी साहब को होना चाहिए था। और अगर मरीम नवाज साहबा इलेक्शन लड़ रही हैं वज़ीर आज़म का, तो फिर जो है वो बिलावल होते हैं सामने। तो बिलावल और नवाज शरीफ साहब का कुछ मुझे अभी क्लैरिटी होना बाकी है कि इसमें सबबंदियाँ किस तरह से होंगी और कौन किसके मद्दे मुकाबिल होगा। और तहरीक इंसाफ जो है वो अगर अपोजिशन में बैठती है तो क्या वो पीपल्स पार्टी के साथ बैठेगी, और क्या सारी ही जमातें जो हैं फिर वो उस तरफ चली जाएंगी। मतलब अभी आईपीपी के साथ कितनी सीट्स की एडजस्टमेंट होगी, तो अभी ये देखना है। ठीक है, मैं लीडर ऑफ द हाउस से ज़्यादा लीडर ऑफ द अपोजिशन में मुझे है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन कौन होगा, ये इशू है। क्योंकि ज़ाहिर है 2 पार्टियाँ और दोनों पार्टियों के जो हैं वो मतलब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी चेयरमैन है और वो उधर जो है वो अपनी पार्टी के ओहदों पे बहाल हो चुके हैं नवाज शरीफ साहब। मुझे नहीं पता कि ये सज़ा के फैसला और ये सारा कुछ हुआ है तो इसके बाद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो, क्योंकि इंटर पार्टी इलेक्शन वगैरह तो शायद अभी नहीं हुए, तो मेरा ख्याल है जो शहबाज शरीफ साहब ही सदर हैं, नवाज शरीफ साहब जो हैं वो उनकी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक मेरा ख्याल से उनकी भी, मैं इस पर वाज़े नहीं हूँ क्योंकि सज़ा मुअत्तल होने के बाद और ये पाबंदी जो 5 साल वाली ख़त्म होने के बाद क्या वो
बतौर सदर हैं इस वक्त, या वो सदर तो शहबाज, उसके लिए फिर पूरा प्रोसेस है वो बाद में होता रहेगा। बहरहाल नवाज शरीफ साहब अपनी जगह मौजूद हैं, सामने जो है वो क्या बिलावल हैं, तो इनमें से अपोजिशन लीडर कौन है और हुकूमत में कौन आ रहा है, ये जो है ये मतलब है कि अभी देखना है, ठीक है। और बिलावल जो है वो ये भी मतलब देखना है अभी कि कैसे ये इसकी संबंधियाँ कैसे होती हैं, और 2/3 और कैसे है, और क्या सादा अक्सरियत या 2/3 या जैसे भी। और तहरीक इंसाफ के लिए आने वाले दिन में कितनी रिलीफ उन्हें मिलती है, कितने लोग उनके लड़ पाते हैं इलेक्शन, और कैसी पोजीशनिंग होती है अभी असेंबली में, ये हमने देखना है, ठीक है। लेकिन ये कि प्रॉब्लम्स उनके लिए हैं और बढ़ेंगे आने वाले दिनों में। अच्छा, ये तो एक मजमूई बात है जो कि ज़ाहिर है कि सभी देख रहे हैं और इसके ऊपर तबसर भी कर रहे हैं इसी किस्म के। लेकिन मैं फिर उसी बात पे आ रहा हूँ कि जो पाकिस्तान में जो भी कुछ हो रहा है वो ख़ित्ते के हालात तय कर रहे हैं, और ख़ित्ते के हालात जो हैं वो इतनी तेज़ी के साथ अभी इस वक्त जो हैं वो बिगड़ रहे हैं मामलात जो थोड़ी सी उम्मीद थी कि वो दुरुस्त होंगे, किसी बेहतर रुख पे चले जाएंगे। ये सारा अब जो सिलसिला है दुनिया का जियो पॉलिटिक्स, जो कल भी डिस्कस हुआ था कल की नशिस्त में भी, वो अब गज़ा के गिर्द घूम रही है, और ताइवान कहीं बहुत पीछे चला गया है इस पूरे इशू में। और साउथ चाइना सी और ताइवान, हाल वहाँ पर भी इलेक्शंस हैं, और वो इलेक्शंस बड़े अहम हैं जो ताइवान में होने जा रहे हैं 13 को। लेकिन अब जो इशू है वो ये है कि यहाँ पे गज़ा के अंदर क्या होता है। सेक्रेटरी ब्लिंकन जो है वो 9 मुल्कों का, उन्होंने 8-9 मुल्कों का दौरा किया है, और इस वक्त वो इसराइल में ही हैं। कल उनकी जो है वो मुत्तहिदा अरब अमारात, अमीर कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर, उसके बाद सऊदी अरब के वली अहद और वज़ीर आज़म, उनसे मुलाकातें हुई। उससे पहले तैयब एर्दोगान से हुई, उसके बाद शाह अब्दुल्ला से हुई। तो ये सारी उनकी मुलाकातें जो हैं वो हो गई हैं। लेकिन मामला जो हैं वो ख़राब। और अमीर कतर से हुई मुलाकात, अमीर कतर जो हैं पहले वो, ये मैंने बात की थी कि अमीर कतर जो हैं वो सेक्रेटरी ब्लिंकन जब टर्की से ग्रीस गए हैं, और ग्रीस के बाद वो आगे उनकी तो दरमियान में अमीर कतर जो हैं वो मुत्तहिदा अरब अमारात गए थे, और ज़ाहिर है कि साथ ही थोड़ी सी देर की फ़्लाइट है। कतर जो है वो, ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है, कतर जो है वो मुत्तहिदा अरब अमारात का हिस्सा बनने वाला था 1971 में, जब यूएई के अंदर 7 रियासतें हैं ना, शारजा और दुबई और अबू धाबी, और तो कतर से तकरीबन बात तय हो गई थी। कतर भी हिस्सा बनने वाला था और बहरीन भी हिस्सा बनने वाला था। तो अब सोचेंगे, और उस वक्त जो है वो थोड़े से मामलात पे, कोई ये जो जज़ायर वगैरह के मामलात हैं और उनके ऊपर कोई तनाज़ा हुआ, तो कतर ने कहा कि नहीं, हम तो यूएई का हिस्सा नहीं बनेंगे, और बहरीन ने कहा हम भी नहीं बनेंगे। तो वरना ये सूरत हाल होती कि कतर जो है वो यूएई का हिस्सा होता। अब आप देखें कि तारीख़ जो है वो किस तरह से बिल्कुल आखिर में जाके ये बात जो कबाइल के दरमियान और उनके जो रहनुमा थे उनके दरमियान हो रही थी, तो कतर यूएई का हिस्सा नहीं बना। बहरहाल, तो दोनों अपनी जगह बड़ी पावर्स हैं और बड़ा उनका एक रोल है दोनों मुल्कों का। तो कतर, अमीर कतर जो हैं वो यूएई के, और मैंने कहा ना कि इसमें ये मुख्तलिफ ममालिक मुख्तलिफ उसमें, जैसे कतर डिप्लोमेसी का एक आपको नज़र आएगा, ठीक है, कतर हर तरफ बात भी कर रहा है, हर तरफ वो मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, ये भी सारा वो कतर का। और जो है वो सऊदी अरेबिया अपना एक रोल प्ले कर रहा है इसमें सारा रीजनल, और सबसे बड़ा जो है वो ये कि सब इस वक्त एक पेज पे। बहरहाल, तो मैं इस वक्त ये बात इसलिए दोहरा रहा हूँ कि अमीर कतर से मुलाकात हुई यूएई के सदर की, और यूएई के सदर जो हैं वो आज अचानक इंडिया पहुँच गए। अभी जब बात करें तो वो इंडिया में है, यानी शेख मोहम्मद बिन ज़ायद, और उनकी जो है वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी से मुलाकात हो रही है। उस पर हम बाद में इस पूरे सिनेरियो में उस पर हम कोई स्टेटमेंट आती है, कोई बात होती है, तो उसके बाद हम उस पर तबसरा करेंगे। लेकिन जो सेक्रेटरी ब्लिंकन का दौरा है, ये दौरा, इस दौरे के कोई मुस्बत असरात अभी तक नहीं आए।
एक तो यह है कि तमाम रोज़ उनकी मुलाकातें नेतन्याहू से और उनकी वॉर कैबिनेट से जारी रहीं। वॉर कैबिनेट जो है उसमें बेनी गांस हैं, उसमें गैलेंट हैं, उसमें 4 लोग हैं उसमें, और 2 ऑब्जर्वर्स हैं। वॉर कैबिनेट कैबिनेट नहीं है, काबीना अलग है, वॉर कैबिनेट अलग है। वॉर कैबिनेट वो है जो 11 अक्टूबर को 7 अक्टूबर को हमास से जब मामला हुआ तो 11 अक्टूबर को वॉर कैबिनेट बन गई थी। और वॉर कैबिनेट एक पुराना तस्वुर है कि जंगी हालात होते हैं तो उसमें ये होता है कि जैसे वर्ल्ड वॉर के अंदर, सेकंड वर्ल्ड वॉर में चर्चिल ने बना दी थी वॉर कैबिनेट, इसराइल ने भी बनाई थी 74 में जब ये यौम कपूर जंग हुई थी। तो एक ज़ाहिर है कि एक कैबिनेट बन जाती है और उसमें फिर वो सब लोग जो होते हैं, 3-4 लोग होते हैं, वो उसमें बैठ कर डिसाइड करते हैं। तो वो वॉर कैबिनेट के इजलास में भी उन्होंने शरीक होना था। यानी आज पहले इसराइल की तरफ से ये खबर आई कि जी वहाँ पर जो है वो 1-on-1 पहले तो सेक्रेटरी ब्लिंकन मिले हैं नेतन्याहू से। उस मुलाकात में कोई भी नहीं था, उस मुलाकात में वज़ीर ख़ारजा भी नहीं, एलिकॉन वैसे भी अलग हैं, वो उस वॉर कैबिनेट का हिस्सा ही नहीं है, वज़ीर ख़ारजा को हिस्सा बन रखा ही नहीं गया। वहाँ पर जो है वज़ीर ख़ज़ाना ऑब्ज़र्वर के तौर पे बैठे हैं, वहाँ पे जो है वो वज़ीर दिफ़ा बैठे हैं, वहाँ पे बेनी गांस जो पहले उनके फ़ौज के सरबराह रहे हैं वो, और पहले वज़ीर दिफ़ा रहे हैं वो हैं उसमें, लेकिन वज़ीर ख़ारजा उस वॉर कैबिनेट में नहीं है इसराइल के। अब वो वॉर कैबिनेट के इजलास में भी शरीक होना था, लेकिन ये हुआ कि वो और फिर उसके बाद इन सारे मुल्कों की तरफ से ये बात की गई, एक ही बात की गई, बड़ी अच्छी यानी बड़े अच्छे अंदाज में इस्तकबाल हुआ सेक्रेटरी ब्लिंकन का। उनसे तस्वीर आई, स्टेटमेंट्स, सारी स्टेटमेंट्स कहीं से आई कहीं नहीं आई स्टेट डिपार्टमेंट, लेकिन बहरहाल बड़ी अच्छी बात हुई। और सबसे मुलाकात वगैरह करके, लेकिन वो इसराइल पहुँचे तो वहाँ पहुँचने से पहले पहले 2-3 वाक़यात हुए। एक तो ये हुआ कि जो इसराइल ने वहाँ पर अटैक किया लेबनान में, और लेबनान में अटैक करने के बाद उन्होंने वहाँ पर जो है वो उनके उस अटैक के नतीजे में ये जो आप समझें कि जो विसाल तवील हैं, विसाल तवील, इनको निशाना बनाए। विसाल तवील जो हैं उनकी फ़ौज रुदवान एक हिज़्बुल्लाह का एक उसकी कमांड है, फ़ौज रुदवान, और वो जो है वो इसराइल के जो बॉर्डर्स हैं उनके साथ, यानी जो जनूबी लेबनान में जो लड़ाई हो रही है उसमें वो फ़ाल है, वो ग्रुप हिज़्बुल्लाह का, और ये जो शीबा फार्म्स और ये सारा इलाका है। और उसके साथ जो है वो ये 2006 के अंदर भी एक्टिव थे, उसके बाद भी हूतीज़ के साथ भी इनका रब्ता। अच्छा, ये हमास नहीं है, ये ज़हन में रखें, ये पहला लीडर है हिज़्बुल्लाह का, जिस हिज़्बुल्लाह, हमास नहीं, इससे पहले हमास के लोगों को निशाना बनाया गया था। तो हिज़्बुल्लाह को जो है वो, मैं इस वक्त ये बड़ी एक सूरत हाल ऐसी है कि इसराइल चाह रहा है कि ये इलाका पूरा सकिन हो जाए, जंग में लेबनान भी आ जाए और सीरिया भी आ जाए और ये भी आ जाए। तो उन्होंने हिट किया, और वो उसको उनके बाद जब जनाजा हो रहा था उनका, हिज़्बुल्लाह के उन रहनुमा का, तो उस जनाजे के ऊपर भी कुछ देर पहले अटैक हुआ रॉकेट का। अच्छा, उधर से जवाब में हिज़्बुल्लाह ने इनकी जो शुमाली इलाका है इसराइल का, वहाँ पर इनकी फ़ौजी पोस्टें जो थी उनको उड़ा दी है रॉकेटों से। और वो इस वक्त इंतज़ार इस बात का हो रहा है कि क्या सेक्रेटरी ब्लिंकन उस वॉर कैबिनेट के इजलास में बैठते हैं, क्योंकि ये जो लेबनान के साथ जंग छिड़ गई है, अब तो हिज़्बुल्लाह आ गई ना, अभी तो हमास है। हिज़्बुल्लाह का तो मतलब ये हुआ कि आप इसमें पूरा सीरिया, पूरा इसमें जो है वो इराक, और इसमें मतलब है कि पूरा फिर एक इसको संभालना किसी भी मुल्क के हाथ में नहीं होगा। और ख़ास तौर पे जब उनको यकीन दहानी करवाई हो बाकी मुल्कों ने कि आप रिस्ट्रेन का मुजाहरा करें, सेक्रेटरी ब्लिंकन आके सब ठीक कर देंगे, तब ये बात हुई हो तो फिर वो मुल्क भी दरमियान में से निकल जाते हैं कि भाई ये तो मामला। तो इन्होंने जो है इसराइल ने आज ये हिज़्बुल्लाह को पहली दफ़ा उनके किसी रहनुमा को, पहले हमास के रहनुमा को निशाना बनाया था, ये ज़हन में रखें। अब इन्होंने हिज़्बुल्लाह के,
अच्छा, अब उसके बाद हिजबुल्लाह ने जवाब दिया और हिजबुल्लाह के फिर रॉकेटों से उन्होंने उड़ा दिया इसराइल के जो बेसिस थी। उसके बाद इन्होंने अभी जनाजे पे कुछ देर पहले अटैक किया, उसमें भी इतला आती हैं कि कुछ अहम रहनुमा जो हैं वो निशाना बने हैं। अब यहाँ से सेक्रेटरी ब्लिंकन फंस गए हैं किसी जगह, जो अभी तक मेरी इतलात हैं वो सेक्रेटरी ब्लिंकन फंसे हुए हैं। उसकी वजह यह है कि सब ने बहुत अच्छा उनका इस्तकबाल किया, सब ने बहुत प्रोटोकॉल तरीका ये वो, कतर में आगे पीछे सारा कुछ हुआ, और सब ने कहा कि आप जाके उनको कहें कि ये 2 स्टेट सॉल्यूशन और पोस्ट वॉर गज़ा का और इधर का जो भी है ऐलान वो करें, और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इन्होंने सेक्रेटरी ब्लिंकन ने आज ही महमूद अब्बास से भी मिलना था, वो मुलाकात आज के दिन ही इन्होंने ख़त्म करना था, अपना ये पैकअप करना था मशरिक़ वस्ता का, लेकिन वो अभी तक वहाँ से स्टेटमेंट ही नहीं आ रही सारा दिन से कि इसराइल में उनकी क्या हुआ है, हुआ क्या है, मतलब क्या तय हुआ है। कैबिनेट में वो बैठे हैं, नहीं बैठे, वो मगरबी किनारे गए हैं, नहीं गए, महमूद अब्बास से मिले हैं, नहीं मिले, क्योंकि दौरे का जो पूरा वो हमने दिखाया था शुरू में भी कि दौरा जो प्लान हुआ है और वहाँ पर आया था मिडल ईस्ट का, तो उसमें वेस्ट बैंक भी था। तो वेस्ट बैंक में तो इस वक्त इसराइल ने मज़ीद वहाँ पर हमले तेज़ कर दिए हैं सेक्रेटरी ब्लिंकन के आने के बाद। तो एक तरह से कई मुल्कों के अंदर ये हो रहा है कि ये क्या हमारे साथ अमेरिका ने किया है या इसराइल ने किया है, किसने कैसे किया है, ये कैसे हुआ है कि हमें कहा गया रिस्ट्रेन करो सब ठीक हो जाएंगे, और ये टॉक्स चल रही हैं आगे और ये हो रहा है, और साथ ही इधर में एक्सक्लेशन की तरफ मामला ख़राबी की तरफ चले गए दोबारा तेज़ी के साथ। तो इसके बाद उन्होंने इजिप्ट भी जाना है, मिस्र भी जाना है सेक्रेटरी ब्लिंकन ने, और वो आज के आज ही ये ख़त्म हो जाना था दौरा मशरिक़ वस्ता का, लेकिन आज वो क्योंकि सऊदी अरेबिया तो कल उनकी हो गई थी मुलाकात, तो बड़ी अच्छी हुई थी वो अलुला के इलाके में, वो जो टेंट मीटिंग जो उनके वज़ीर आज़म और वली अहद से हुई थी, तो वो जो मुलाकात है वो बड़ी अच्छी हो गई थी, ठीक हो गई थी। लेकिन उसके बाद जो है ये आज इसराइल में मामला ख़राब हो गया और इस वक्त शदीद लड़ाई और जंग और ये सारा मामला। अच्छा, अब ये किस तरफ जाता है किस्सा अब, क्योंकि ये तो देखें वहाँ पर ये चौथा दौरा है, और इस दौरे में भी अगर सीज़फायर नहीं होता और इस दौरे में भी अगर कोई पोस्ट वॉर गज़ा का प्लान ही नहीं आता, यानी अगर वो ये भी नहीं कह सकते कि 2 स्टेट सॉल्यूशन जो आने से पहले उन्होंने स्टेटमेंट जारी की थी, तो फिर एक सिचुएशन ख़राबी की तरफ चली जाएगी और अमेरिका के लिए भी ख़राबी हो जाएगी कि आप नेतन्याहू आपसे काबू में नहीं आ रहा, तो फिर बाकी सारे कहेंगे हम संभाल लेते हैं, आप छोड़ दें, आप दरमियान में से हट जाएं बस, ठीक है, बाकी हम संभाल लेते हैं। और जो हम संभाल लेते हैं वाला होगा तो फिर वो मामला जो है वो फिर बहुत बिगड़ जाएगा। तो बहुत ज़रूरी है कि इसका कोई इस दौरे को ये पहले की तरह ये दौरा बग़ैर सीज़फायर और बग़ैर किसी पोस्ट वॉर गज़ा प्लान, एक मुझे नहीं पता कि ये किस तरह से, ये तो पहले तो नेतन्याहू गवर्नमेंट तो खड़ी हुई है चंद वोटों के ऊपर ही, वोट तो ख़त्म भी हो जाएंगे, गिर भी जाएंगी, तो ये बहरान, ये जंग, ये क्या, इसका कोई प्लान तो सामने आना चाहिए ना कि कैसे आगे कैसे चलना है। तो अगर तो सेक्रेटरी ब्लिंकन यहाँ से चले गए तो फिर ये जंग, और अभी से इसमें हिजबुल्लाह आ गई है, क्योंकि हिजबुल्लाह के जो जिन रहनुमाओं को निशाना बनाया गया है, ये जो यूरोप के ममालिक और ये जो हॉस्टीन वगैरह ये सारी शख्सियात जो दौरे कर रही थे, इन्होंने उनको रिस्ट्रेन करने का कहा था लेबनान में कि आप कुछ ना करें और ये जंग हम इसको फैलने से रोकेंगे। लेकिन चूँकि वहाँ पे अब लेबनान में रॉकेट गिरे और लेबनान में और बैरूत में, तो और फिर आज उनके वज़ीर ने कहा है कि हम अब लेबनान को भी गज़ा बनाएंगे। तो ये अब मगरबी किनारे वो जाते हैं नहीं जाते, अगर वहाँ पर मगरबी किनारे जाएंगे तो मगरबी किनारे में तो हमास के जो बंदे थे, तो ये एक सिचुएशन ख़राब है। और वो फिर इजिप्ट जाएंगे तो इजिप्ट क्या मतलब क्या बात होगी कि आप वहाँ पे इजिप्ट के में लोग इस उसमें बैठे हैं कि शायद वहाँ पे जंग ख़त्म होगी, एक कोई ऐलान होगा, वो या शायद हो सकता है इजिप्ट में ऐलान कर दें वो खड़े होके, और कि भाई हम जंगबंदी का ऐलान करते हैं। लेकिन हिजबुल्लाह के साथ ये जो है तेज़ी है, ये मुमकिन है बिल्कुल, लेकिन ये है कि फिर वो उसके लिए इजिप्ट से जगह नहीं बनती ना। अगर कोई पीस प्लान का ऐलान भी होता है तो पीस प्लान का ऐलान कहाँ होगा भाई? इजिप्ट में होगा, वो इसराइल की में होगा, वो गज़ा में होगा, वो लेबनान में होगा, वो कतर में होगा, कहीं ऐलान तो होगा ना कि ये पीस, ये जंगबंदी। तो वो जंगबंदी तो पहले होगी तल अवीव में, फैसला होगा कि भाई जंगबंदी हो रही है, सीज़फायर हो रहा है, और उसके बाद लेकिन वहाँ तो एक्सलेशन हो गई आज, बहुत इतनी ज़्यादा हो गई है कि जो मतलब काफ़ी
दिन तक एक ठहराव था, लेकिन आज तो बहुत ज़्यादा हो गई है। तो ये मामला बिगाड़ की तरफ चले गए हैं एकदम दोबारा। और अब अगर बिगाड़ की तरफ चले गए तो फिर रेड सी की सिक्योरिटी कैसे होगी, और ये अगले कई महीने और कई साल, और फिर उसके बाद मैंने कहा ना, पूरा अब जो जियो पॉलिटिक्स है आने वाले कुछ अरसे में वो मशरिक़ वस्ता और यूरोप के गिर्द। यूरोप तो संभाल लेगा जैसे तैसे, क्योंकि उसकी वजह यह है कि यूरोप में इतना उसका टर्मोइल शायद ना हो। उसकी वजह यह है कि वहाँ पर मुख्तलिफ लोग आएंगे, मैक्रों हैं, तैयब उर्दगन हैं, अरब लीग है, ये ज़ेलेंस्की के साथ, और जो है वो प्रेसिडेंट पुतिन के साथ। चाइना अपना पीस प्लान लेके आ चुका है, चाइना के दोनों के साथ ताल्लुकात हैं। तो वो किसी न किसी मामले पे कहीं से उधर से नरमी होगी, इधर से होगी, वो मामला ताकि वो उधर संभल जाएगा मामला। उसका फॉल आउट है, ज़ाहिर है नुकसान है और बहुत कुछ हो गया, सारा ज़िंदगियाँ गई और ये, लेकिन यहाँ जो मशरिक़ वस्ता है ये एक दफ़ा ख़राबी की तरफ चला गया। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि देखिए, बैरूत में जब खाना जंगी हुई ना तो साल लग गए, जब इराक डिस्टेबलाइज हुआ तो बरसा बरस लग गए। अभी भी स्टेबल नहीं है ये मुल्क, अभी भी मुल्क स्टेबल नहीं है। फिर उसके बाद सीरिया स्टेबल अभी भी नहीं है, अभी भी उनके टर्की में आप देखें ना कुछ इश्यूज़ हैं कुर्दों के, वो स्टेबलाइज नहीं है ये पूरा रीजन। तो अगर ये डिस्टेबलाइज हो गया मजीद फर्दर, लेबनान इसमें डिस्टेबलाइज हो गया, लेबनान के डिस्टेबलाइज होने का मतलब है कि सीरिया तो पहले ही वहाँ पर इराक के अंदर अमेरिका ने कहा हम अपनी बेसिस अभी रखेंगे, तो ये फिर पूरा रीजन डिस्टेबलाइज होगा। और उसमें ख़ास तौर पे वो मुल्क जो बहुत ज़्यादा आगे हैं, अमन के लिए भी कोशिश कर रहे हैं और तरक्की याफ्ता भी हैं, वहाँ पर ज़्यादा फिर थ्रेट्स हो जाती हैं कि भाई आप, क्योंकि मैं आपको बताऊँ ना कि उसमें फिर सिक्योरिटी कंसर्न सबका होता है कि यार यहाँ पर कोई इशूज़ ना खो जाए। तो क्योंकि यहाँ इन मुल्कों ने हमें कहा था ना कि रिस्ट्रेन का मुजाहरा करो, लेकिन कि हमें चीट तो नहीं कर दिया, तो ये मामला बिगाड़ की तरफ ना चले जाएं। लेकिन इस वक्त सबसे अच्छी बात यह है कि कतर, यूएई, बहरीन, सऊदी अरेबिया, टर्की, इवन जनूबी अफ्रीका, ग्लोबल साउथ पूरा, ठीक है ना, वो शुरू हो रहा है वो आलमी अदालत के अंदर केस। तो ये सारे ममालिक जो हैं ये सारे इकट्ठे हैं, और ये यहाँ पे रेड सी की सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है कि हुतीज़ यहाँ से, अच्छा फिर वो क्या कनेक्शन है, हुतीज़ वो कदाक उधर से आ जाते हैं, तो ये तो एक नया मामला ख़राब हो जाएगा सारा। वो क्या कर रहे हैं बैठे हुए वहाँ पे, ठीक है ना, मतलब वो जो मिलिट्री बेसिस, मैंने उस दिन भी बात की थी, हॉर्न ऑफ अफ्रीका पे मिलिट्री बेसिस इतनी सारी हैं, तो वो क्या वहाँ लूडो खेलते हैं बैठ के मिलिट्री बेसिस पे? वो क्या कर रहे हैं कि जो कजाक निकल के आते हैं गलियों में से और वो जहाज़ को खींच के ले जाते हैं वहाँ पे? तो ये भी बड़ा एक इशू है। और इतने सारे मुल्कों की वहाँ यहाँ पर एक समुद्री फोर्स बनी है, क्या वो हुतीज़ को और यमन को, यमन के अंदर भी जो माहिदा है ना वो बिल्कुल दरमियान, और वो यमन के अंदर अगर यमन डिस्टेबलाइज हो गया तो ये जो बाकी मुल्क हैं ये डिस्टेबलाइज हो जाएंगे। यमन का डिस्टेबलाइज होना, ये बाकी अरब मुल्क जो हैं, जो खलीजी रियासतें हैं, ये डिस्टेबलाइज हो जाएंगी सारी। इन्होंने ये यमन की जंग और इधर की उधर नहीं चलेंगे तो कहीं और। ये यमन के जो है ना इशू, ये बड़ा सेंसिटिव है। जो लोग यमन गए हैं, ओमान ने उसमें रोल प्ले किया है, उसमें बहुत जो है ना ओमान जो सल्तनत ओमान जो है, जो कि अगर आप यमन को देखें तो यमन का जो एक पूरा खतरुल मौत के इस तरफ, एक तो दरमियान में है ना, ये सारा यमन जो है, सारी यमन की आबादी शुमाली यमन कह लें या मशरक़ी, जिस नक्शे में यमन का मशरक़ी इलाका नज़र आता है, उसके बाद एक बहुत खाली सा इलाका है, तो खाली सा वो खतरुल मौत का इलाका है, तो वो उधर अलकायदा और ये सारे ग्रुप्स, और उसके बाद फिर ओमान है, इनके जो सरहद लगती है यमन के साथ, तो उन्होंने बहुत इसमें रोल प्ले किया है कि ये मामला जो हैं ये किसी मुज़ाकरात की तरफ जाएं। तो यमन का डिस्टेबलाइज होना जो है, और यमन अमलन इस वक्त हुतीज़ की गवर्नमेंट है वहाँ पे, तो इसको जो है सबसे पहले यूएई ने कदम उठाया था अमन का, फिर सऊदी अरेबिया ने उठाया, फिर मुज़ाकरात हुए, फिर चाइना बीच में आया, फिर ये बंदरगाहें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, फिर ये मुल्क इंसानी जाने सबसे ज़्यादा इशू ये कि अब इसको ये अगर सीज़ फायर नहीं होता तो व्हाट नेक्स्ट पे तो हम छोड़ देते हैं कल के लिए, क्योंकि ना वो मगरबी किनारे का दौरा हो सका है, ना सेक्रेटरी ब्लिंकन अगर इसराइल से चले जाते हैं किसी ऐलान के बगैर, तो आए क्यों थे भाई, आए क्यों थे, क्या यहाँ पर मतलब क्यों आए थे इतने मुल्कों में, क्या हुआ? तो सब ने अपनी अपनी बात की, अच्छा ये तो आके चले गए। तो ये पीछे जो है वो एक उनको फीलिंग हो रही है कि भाई एक मिनट, इनकी मौजूदगी में ये हिजबुल्लाह पे अटैक कैसे हुआ है, हमास के बाद हिजबुल्लाह पे हुआ है, उससे पहले जो है, तो ये अब उनकी मौजूदगी में ही हिजबुल्लाह ने भी जवाब दे दिया है
ठीक है, जवाब दिया है कि उन्होंने भी शुमाली इसराइल की जो मिलिट्री बेसिस थी उनको निशाना बनाया, उड़ा दिया। अब इशू, और मैं आपसे पहले भी कह रहा था कि वो ये कह रहे थे कि हम तल अवीव तक आ जाएंगे, मतलब हम मार्च करेंगे, ठीक है, रॉकेट चलते जाएं क्योंकि उनको, उनके पास एग्जैक्ट हिजबुल्लाह के पास तो ये जो रिजवान फौज रिजवान है ना, इसमें 25,000 लोग हैं। 25,000 लोग हिजबुल्लाह के, ये सिर्फ ये फौज रिजवान में है जिससे इनका ताल्लुक था वासिल का। तो इशू ये है कि अब इसमें जो है ये विसाम का, सॉरी, तो विसाम का ताल्लुक था, तो इसमें 25,000 तो सिर्फ इस ग्रुप, ये जो ग्रुप जो कि इसराइल के बॉर्डर्स के साथ है, बाकी जो सीरिया में है, बाकी जो उधर हैं वो अलग हैं सारे। अच्छा, और जो पनागुज़ीन कैंप्स हैं उनके अंदर बहुत बेचैनी है इस वक्त। वो किसी भी वक्त वहाँ पे उनको कर्फ्यू वर्फ्यू क्या लगाना है, वो तोड़ ताड़ के बाहर निकलेंगे, जो फ़लस्तीनी शीबा में, उसमें सॉरी साबरा शतीला कैंपों में और उर्दन में और इधर उधर वो निकल आएंगे। और हुतीस तो कह रहे हैं कि हम जाएंगे, हम यहाँ से निकलेंगे दरमियान में से इलात की तरफ, यानी इसराइल की तरफ ज़मीनी इलाकों से भी जाएंगे। तो ये जो है ये और गोलान की साइड और ये सारी पहाड़ियाँ और ये सारा, तो ये बड़ा इलाका डिस्टेबलाइज हो जाएगा। इसीलिए इसको यहाँ पे रोकना, उम्मीद करते हैं कि सेक्रेटरी ब्लिंकन के जाने से पहले क्योंकि आज मैंने कहा ना, आज उनका आखिरी, आज उनको चला जाना था वापस असल में, लेकिन वो रुक गए और ये डिले हो गया सारा। तो वो अब ये देखते हैं कि अब ये क्या है, मामलात किस तरफ जाते हैं। दूसरा, इसके साथ ही दूसरा जो मसला है वो है ये मालदीव का मसला। मालदीव का मसला क्या, जो डेवलपिंग स्टोरी है मालदीव के जो सदर हैं वो आज उन्होंने मालदीव बिजनेस फोरम से खिताब किया है चाइना में। आप ज़रा वक्फा लें, उसके बाद मैं बताता हूँ ये बात कि डॉट्स कैसे कनेक्ट हो रहे हैं सारे। ठीक है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, आम इंतखाबात को एक माह रह गया है, क्या वजूहात है कि अभी तक इंतखाबी मुहिम में तेज़ी नहीं देखी ये मेरे ख्याल से 1-2 रोज़ के अंदर ये शुरू हो जाना चाहिए। जब हतमी फैसला सामने आ जाए, लिस्टें सामने आ जाएंगी कि कौन किसके मद्दे मुकाबिल खड़ा हो रहा है, और ये 13 तारीख तक है सिलसिला। तो 13 को क्लियर होगा कि कहाँ पे कौन किसके मुकाबले पे खड़ा है। फिर ये भी है कि कौन अपनी नशीस पे बैठ जाएगा, यानी छोड़ देगा खाली जब एडजस्टमेंट शुरू होंगी। तो ये उम्मीद करते हैं कि अगले चंद दिनों में ये कोई इंतखाबात का माहौल हमें बनता नज़र आएगा मुल्क में। अच्छा, ये मैंने जो मालदीव की बात की ना, देखें मालदीव का ज़ाहिर है कि अपना ख़ुद फॉरेन पॉलिसी इंडिया की फॉरेन बाहर बैठ के तर्क कर सकते हैं। ये कुछ जगहों पे डिप्लोमेसी बड़ी ज़रूरी होती है। डिप्लोमेसी से आप रिस्ट्रेन करते हैं, आप कहीं रिएक्ट करते हैं, कहीं बात करते हैं। मालदीव की बहुत अहमियत है सारी दुनिया के लिए इस वक्त। और मालदीव की में ये कि जी वो फौरी तौर पे वो जो उन्होंने उनके 3 वज़रा ने मोदी साहब के बारे में बात की, उसका रिएक्शन ये हुआ कि जी फ़्लाइट्स कैंसिल कर दो, छोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो। इस तरह नहीं होता, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में इस तरह से नहीं होता, इस तरह आप रिएक्ट नहीं करते। और ख़ास तौर पे मालदीव जो है वो एक तो वैसे बहुत खूबसूरत मुल्क, और दूसरी बात यह है कि वो वहाँ पे जो है वो यानी आप ये देखें ना कि इलेक्शन की मुहिम ही इस बात पे चली है कि इंडिया इन या इंडिया आउट। यानी जिस मुल्क में इलेक्शन की कंपेन ही, और इंडिया आउट जीत गई पार्टी, यानी कंपेन ही इस अंदाज में थी, ठीक है। और आज जो है अगर आप ये देखें कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट जो है 17 स्लाइड में दिखाऊं तो उन्होंने मुस्तरद कर दिया है बांग्लादेश में इलेक्शंस को। उन्होंने कहा ना ये फ्री थे, ना ये फेयर थे, और उनके जो जुमले हैं, ये यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की मैं आपको स्टेटमेंट दिखा रहा हूँ, ठीक है। इलेक्शन नॉट फ्री, फेयर और रिग्रेट के सारी पार्टीज़ ने इसमें हिस्सा नहीं लिया। अच्छा, बरतानिया की तरफ से उनकी मैं देख रहा था फॉरेन ऑफिस का, तो 19 स्लाइड है उनकी स्टेटमेंट जो उनका है, वो भी जो है उन्होंने भी गवर्नमेंट ऑफ यूके जो है उन्होंने भी इसको मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कहा कि डेमोक्रेटिक इलेक्शन जो है वो क्रेडिबल, ओपन और फेयर उसमें डिपेंड करते हैं, ह्यूमन राइट्स, रूल ऑफ लॉ, ये सारे, एंड वी आर कंसर्न दैट सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ अरेस्ट ऑपोजिशन पार्टी, और उन्होंने भी इस पर सवाल उठा दिए। अच्छा, अब जाहिर है कि एक वहाँ पे अदम इस्तेकाम बांग्लादेश में रहेगा जो मैंने पहले, क्योंकि वन पार्टी रूल तो नहीं है ना कि सारे जो लोग सड़कों पे हैं तो एक ही पार्टी है, बाकी पार्टियाँ बाइकआउट कर गई, तो वो कैसे मुल्क चलेगा आगे।
तो ये अभी बांग्लादेश के साथ। लेकिन मैं जो बात कह रहा हूँ ना मालदीव के हवाले से, देखें मालदीव जो है वो सार्क का हिस्सा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि मालदीव जो है वो उसकी जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, यानी हम उस मुल्क के लोगों से, और उसको तो अपनी जगह हमारे बिल्कुल भाई हैं सारे, लेकिन उससे हट के जो उनकी जियो स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग है इंडियन ओशन में, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और ऐसा जो है वो मुमकिन नहीं है कि यहाँ पे गालम गलूज करके सफारतकारी, देखें एक सतह पे तो हो जाती है कि जी पब्लिक में बात कर रहा है कोई तजियाकार किसी ने मीडिया में, नहीं, लेकिन जब डिप्लोमेसी होती है ना डिप्लोमेटिक लेवल पे, तो उसको उसमें बहुत तरीके से होती है वो। अब जनाब ये है कि अब सबसे ज़्यादा ये पेंडेमिक से पहले तो चाइना के लोग वहाँ आते थे सयाह, तो चाइना तो भर देगा, उनको इकोनॉमिकली कोई इशू नहीं होने देगा। और ये बेल्ट एंड रोड का हिस्सा भी है जो मालदीव है, और बेल्ट एंड रोड का वो हिस्सा जो कि मैरीटाइम से रिलेटेड है, यानी वो जो कि समुद्रों से गुजरा है, तो मालदीव का उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब मालदीव के जो सदर हैं वो चाइना पहुँचे हैं, और चाइना में उन्होंने ये जो 3 वज़ीर हैं इनको भी वो बहाल कर देंगे कुछ दिनों में, ठीक है, इनको भी बहाल कर देंगे, काबीना से हटाए ना, वो बहाल कर देंगे। इंडिया से कोई सॉरी या ऐसी कोई उन्होंने अपॉलॉजी वगैरह नहीं की। अच्छा, तो बात ये सारी कि मालदीव जो है ये और मैं आपको सिर्फ एक बात ये बताऊंगी कि बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश में जो भी कुछ होता है, बांग्लादेश जो है वो भी बेल्ट एंड रोड का हिस्सा है। और मैं थोड़ा सा, मुझे जो कैलकुलेशंस है ना, जो मैं कहता हूँ कि 2-3 सालों से कि ये कैसे पॉसिबल है कि एक तो होता है ना कि अमेरिका का आदमी कहता है कि अच्छा यार उनके थिंक टैंक्स हैं, तो उन्होंने कैसे प्लान किया होगा, ये हो जाए तो ऐसे होगा, ये वॉर गेमिंग तो ऐसे होगा, ऐसे होगा। मैं भी जो काफ़ी अरसे से भी बात कहता हूँ कि ये क्योंकि वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर बड़े यानी ठंडे मिजाज की और सोच विचार करने वाले आदमी हैं, और ज़ाहिर है उनकी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो भी, मतलब ये कैसे हुआ है कि उनको एक तो चाइना का अंदाज़ा नहीं हुआ कि चाइना जो है वो दुखलाम, मैं हैरान उस बात पे कि उन्होंने ये कहा कि दुखलाम से वापस चला गया चाइना। और एक अजीब व गरीब बात मैं आपको ये बताऊं कि इंडिया जो है वो बेल्ट एंड रोड का हिस्सा बनने जा रहा था, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा इंडिया बनने जा रहा था। इंडिया ने कहा कि जी हम बेल्ट एंड रोड में जा रहे हैं, लेकिन ये है कि बेल्ट एंड रोड में पाकिस्तान को ना लेकर आए। पहले इंडिया था पहले। ये एक अजीब बात है जो लोगों को थोड़ा सा उसको रिमाइंड कराने की जरूरत है। और उसका नाम था जो है ना BCIM, ठीक है। और ये जो रोड है ये चाइना से शुरू होनी थी, म्यांमार से गुजरनी थी, फिर इंडिया, बांग्लादेश, ऊपर है ये कोलकाता में जानी थी। ऐसे इसमें नॉर्थ ईस्ट की रियासतों में बेचैनी शुरू हो गई थी कि ये आप इससे तो हमारा तो कोई काम फायदा ही नहीं होगा। ये जो आपकी है ना, ये जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, नागालैंड वगैरह, उन्होंने कहा कि ये कोलकाता में जा रही है, लेकिन ये कि इस पर बातचीत शुरू हो गई थी। मुझे ये बताएं कि इंडिया ने कहा कि हम आएंगे इसमें, चाइना ने कहा कि अच्छा। और ये मैं उस ज़माने के आपको अगर न्यूज़पेपर दिखाऊं कि ये 23वां, ये इंडिया में शौक था। ये 23वीं जो स्लाइड है ना, ये 2019 की, इसलिए बताना ज़रूरी है कि ये हम जब बात करें बेल्ट एंड रोड को, इंडिया को नहीं, इंडिया ने अपने आप को कहा। ये मैं आपको दिखा रहा हूं 28 अप्रैल 2019, द हिंदू, बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर नो लॉन्गर लिस्टेड अंडर बेल्ट एंड रोड, उड़ा दिया नाम उनका। पहले उसमें चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर था, नेपाल चाइना ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिंग नेटवर्क, इसमें नेपाल चाइना क्रॉस ये वो, और फिर सीपैक था। इंडिया ने कहा कि नहीं आप सीमैक बना दें, ये बना दें, वो बना दें, वो सीपैक ना बनाएं। अब मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंस बता रहा हूं सीपैक की। सीपैक की वजह से, अच्छा उसके बाद इंडियन एक्सप्रेस 24वीं स्लाइड, ये है 10 जून 2019, यानी जंग शुरू होने से बिल्कुल पहले, ये 2020 में कोविड, ठीक है। अच्छा, चाइना डिनाइज अबैंडनिंग BCIM कॉरिडोर। उसके बाद जनाब 2015 चाइना इंडिया, ये मोदी सरकार आने के बाद की बात है, 25वीं स्लाइड, चाइना इंडिया फास्ट ट्रैक BCIM इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट। ये तो जबरदस्त हो गया। ओ भाई किधर गया? मसला ये कि वो जंग की तैयारी कर रहे हैं, वो वहां पर आपको दुखलाम, आप कह रहे हैं कि जी ये हम कॉरिडोर बन रहा है। कौन सा कॉरिडोर? इंडिया
चाइना और इंडिया कॉरिडोर बना रहे थे। देखें जी। मतलब असेसमेंट्स की भी कोई मतलब ये क्या है। अच्छा उसके बाद ये आप देखें 26वीं स्लाइड देखें, चाइना डिनाइज अबैंडनिंग, चाइना ने कहा कि अभी हमने अबैंडन नहीं किया। ये 26वीं स्लाइड टाइम्स ऑफ इंडिया। ये जो अच्छा फिर उसके बाद CGTN देखें आप जरा, ये CGTN ने क्या कहा, ये है 22वीं स्लाइड। ये मैं आपको बता रहा हूं, ये जब तक ये हम नहीं समझेंगे ना कि पहले क्या हुआ है तो हमें कुछ समझ। CGTN कह रहा है उस जमाने में चाइना ऑफर्स इंडिया एक्सेस टू नॉर्थ ईस्ट इन बेल्ट एंड रोड स्ट्रेटेजिक शिफ्ट। चाइना इंडिया ने कहा हम तैयार हैं। ये इंडिया चाइना के साथ बेल्ट एंड रोड का हिस्सा बनने जा रहा था, एक कॉरिडोर इंडिया बना रहा था। उन्होंने कहा, लेकिन चाइना इन्होंने पूरा बना बनू के उन्होंने कहा सब सेट है, लेकिन मसला ये कि CPEC को आप हटा दें तो हम आपको सारी बंदरगाहें देते हैं। चाइना को ये मोदी सर, यानी बाज दफा होता है ना कि आप सोचते हैं कि यार एक मिनट होल्ड ऑन, जिस मुल्क से आपकी 1 साल के बाद लड़ाई होने जा रही है और जो वहां पर मौजूद हैं फौजी और दोकलाम हो चुका है, आप कैसे कह रहे हैं कि BSIM बनेगा? कैसे? मतलब ये किसके ये क्या लॉजिक थी? अब बांग्लादेश के साथ उनका अलग कॉरिडोर है, उनका म्यांमार के साथ अपना कॉरिडोर है, मालदीव के साथ उनके, मालदीव जियो स्ट्रेटेजिकली उसकी एक जो इंडियन ओशन के अंदर तो एक छोटा सा जजीरा, उसकी भी बड़ी इंपॉर्टेंस है इस वक्त, ठीक है, वो पूरी दुनिया में ही, पैसिफिक में हो कहीं हो, तो मालदीव तो बहुत बड़ा मुल्क है, सार का हिस्सा है। अब यह है कि वहां पर जो है वो भी निकल गया, श्रीलंका भी बेल्ट एंड रोड का हिस्सा है, बांग्लादेश भी बेल्ट एंड रोड का हिस्सा है, पाकिस्तान तो फ्लैगशिप CPEC है उसका। तो मसला ये है कि ये चलें, ये सारी बातें चलें, ठीक है, मालदीव का इलेक्शन हो गया, श्रीलंका में, मालदीव में, ये जो था ना मालदीव के अंदर, मैं आपको बताऊं, ये उनकी जो इन्वेस्टमेंट है ना, जो उनके जजायर हैं बहुत सारे, तो एक तो ये जो है ना माले से लेके उन्होंने उसके बाद ये हुलमाले तक ये पूरी एक ब्रिज पूरा बना रहा है चाइना, फिर उनके एयरपोर्ट पे इन्वेस्टमेंट है दरमियान में। इंडिया फिर दरमियान में आया, $500 मिलियन उन्होंने इन्वेस्ट किए मोहम्मद सालेह की गवर्नमेंट जब आई नहीं, जो प्रो इंडिया गवर्नमेंट थी, यानी इंडिया चाइना पे इलेक्शन हुआ है, तो उन्होंने फिर कहा कि हम ये ब्रिज बनाते हैं। अच्छा जो सबसे जब इलेक्शन हो गया 2019 का, तो पहला मुल्क जिसका दौरा किया प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वो मालदीव था, और यहां दौरा हो रहा है तो दौरा चाइना का हो रहा है। ये असेसमेंट चलें एक जगह पर होती है ना कि अच्छा आप कहेंगे ये क्वाड है, अच्छा जी क्वाड आ गया, अच्छा ये हो गया, ये हो गया। मैं इस बात को बिल्कुल नहीं समझ सकता, ये मेरी समझ से बाहर है कि इंडिया कैसे 2019 में चाइना और 18 में चाइना के साथ ये एक बेल्ट एंड रोड का हिस्सा बनने की बात कर रहा था। ये कैसे, यानी ये कैसे था, कैसे पॉसिबल था कि इंडिया जो है वो ये कह रहा है? असेसमेंट कैसे हो रही थी इस बात की? ये मैं इसको, बाज़ दफ़ा होता है ना कि आप कहते हैं यार एक मिनट ठहर जाओ, ये मुझे नहीं समझ में आया। मैंने काफ़ी इनके लोगों से मैं बात, बहुत से लोग तो उसको भूल ही गए हैं शायद इसको कि ये भी था। 2019 तक देवर पार्ट ऑफ CPEC, पार्ट ऑफ बेल्ट एंड रोड। और मैंने कहा ना कि ये जैसे इसको दोबारा आप अगर देखें तो ये धचका लगा है, वो जब उन्होंने ये आया ना इसमें, ये दोबारा से आप देखें 23वीं स्लाइड द हिंदू की, 28 अप्रैल 2019, दोबारा देखें दफा इसको, दोबारा इसकी वर्डिंग्स पढ़ें। ये द हिंदू है 28 अप्रैल 2019, बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर नो लॉन्गर लिस्टेड अंडर BRI अम्ब्रेला। यानी चाइना ने निकाला है उसे, चाइना ने कहा कि नहीं आप है ही नहीं। अच्छा फिर उसके बाद इंडियन एक्सप्रेस कह रहा है 10 जून को, चाइना डिनाइज अबैंडनिंग BCIM, वो कहा नहीं अभी भी अब हैं हमारे साथ। और उससे पहले 2015 मोदी सरकार आ चुकी है, ये भी छोड़ें आप। द हिंदू ये है जून 2015, चाइना इंडिया फास्ट ट्रैक BCIM इकोनॉमिक प्रोजेक्ट। ये क्या था? मुझे कोई बताए कि ये जो है ये 2015 में इंडिया क्या संजीदगी के साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी शी जिनपिंग से कह रहे थे कि हमारी बंदरगाहें ले लो? कैसे? और 2-3 सालों के बाद एक प्रॉपर जंग होने जा रही थी। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो मतलब आप जब जाहिर है कि वॉर गेमिंग करते हैं, सोचते हैं अच्छा ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे नहीं होगा तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ये इशू नहीं है कि अब वो एक्ट ईस्ट और
लुक ईस्ट और वो तो होता ही ना अगर वो सीपेक का हिस्सा बन जाते, सॉरी इसका बीआरआई का हिस्सा बन जाते, तो वो तो होता ही ना। तो बात ये है कि मैं इसको ये अच्छा वहां पर अब उन्होंने बिजनेस फोरम से खिताब किया है। मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूं कि देखिए ये इस तरह ना ये मुल्कों के ताल्लुकात बड़े हम अपने जी से टूरिस्ट नहीं भेजेंगे, वो तबाह हो जाएगा आपके ख्याल से कि आप कुछ इस तरह नहीं होता। बड़े तरीके से, और ऐसे लोग हैं डिप्लोमेट्स, यही तो मैं सोच रहा हूँ कि मतलब हम तो जितने लोगों से रखे वो बड़े तरीके से आराम से इनकी इकॉनमी गिरा दो, इनको गोली मार दो, क्योंकि इन्होंने ये किया। भाई इस तरह दुनिया को आप इस तरह चलाएंगे, बिल्कुल वो एक सोच आई हुई है ना खास किस्म की, तो उसमें ये अच्छा इसने किया आग लगा मार दो, ये तो चाइना एक मुल्क निकला, दूसरा निकला, तीसरा निकला, हमसाए सारे निकल गए, इंडियन ओशन निकल गया, ये निकल गया वो। तो मेरा ये ख्याल है कि ये थोड़ी सी अगर उसको उसमें जो पूरा होता है ना कि दुनिया के साथ आप अपने सिलसिले को जोड़ते हैं, दोबारा सिलसिलों को, सबसे पहले तो पड़ोसियों को जोड़ते हैं ना, खुद घिरे हुए चारों तरफ से, बिल्कुल ही अजीब सी सिचुएशन बन जाती है ना। तो इसमें जो है वो जिस तरह से रिएक्ट किया है, मेरे ख्याल से उस तरह से रिएक्ट नहीं, अच्छा उधर से हो भी गया था ना, अगर उनके वजीरों ने कोई गलत इस तरह की बात कर भी दी थी प्राइम मिनिस्टर मोदी के बाद, यहाँ से खामोशी अख्तियार होती या एहतजाज हो जाता। ये जो है ना कि मईशत गिरा देंगे, तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, वो और उन्होंने कहा जाके वो चाइना के अंदर अब उनके टूरिज्म भी होगा, ये भी होगा, वो चाइनीज आके इधर ही वो चाइनीज उनके लोग घूमने फिरने आ जाए, उनको क्या मसला है, वो 10,000 आदमी यहाँ भेज देंगे कि यहाँ पे रहो जाके, तो और इंडिया के लिए मतलब होगा 10,000 चीनी बैठ गए आके। तो मतलब ये इस तरह नहीं होता इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में। मेरा ख्याल है कि ये मालदीव जो है ये सार्क अपनी जगह पे होता, काश। अब तो खैर एससीओ बन गया, बड़े फोरम्स बन गए, ब्रिक्स बन गया, मालदीव भी ब्रिक्स में आना चाह रहा है, मालदीव ब्रिक्स में आना चाह रहा है, मालदीव और श्रीलंका और ये सारे मुल्क कमिंग डेज के अंदर, तो और एससीओ में भी आना चाह रहे हैं। तो देखते हैं कि भी क्या सूरत हाल बनती है। लेकिन बहरहाल अभी तो हमारी दुआ ये है कि सेक्रेटरी ब्लिंकन यहाँ से सीज़फायर करवा के जाएं। अगर सीज़फायर करवाए बगैर चले गए, बाइडेन साहब की पोजीशनिंग, ऑस्टिन लॉयड जो है, लॉयड ऑस्टिन वो आ गए हैं आईसीयू से और उनकी रेजिग्नेशन का मुतालबा हो रहा है, लेकिन प्रेसिडेंट बाइडेन उनके साथ खड़े हैं मुकम्मल तौर पर, कह रहे हैं नहीं मुझे पता था पहले से कि ये मुझे बता के हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे। इस दुआ के साथ ये जंग बंदी हो किसी तरह से और उसके बाद दुनिया आगे चले। और लेकिन आज अभी जब ये हम प्रोग्राम कर रहे हैं मामलात ख़राब हैं तल अवीव के अंदर और इस पूरे मगरबी एशिया या मशरिक़ वस्ता के अंदर। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन के साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद। जी डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को वक्त के लोगों का सब ख्याल रखिएगा।